चलिए अब हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी बताइए, इस समय सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, हालांकि 6 तारीख हो चुकी है। ये साल आप होपफुल हैं क्या मार्केट को लेकर? गुड आफ्टरनून अनुज, आपको भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। और जी डेफिनेटली मैं इस साल काफ़ी होपफुल हूँ बिकॉज दो चीज़ों की वजह से। एक तो पिछले साल हमने देखा कंसोलिडेशन ब्रॉडर मार्केट में। निफ्टी था, पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी, पर आप ब्रॉडर मार्केट में जाएं, स्मॉल कैप मिड कैप में, तो एक बहुत पूरे साल का कंसोलिडेशन देखा। और ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे अर्निंग्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, मैक्रोज इंप्रूव हुए हैं, कंजम्पशन पे फोकस था सरकार का, उसका लास्ट क्वार्टर में पूरा इम्पैक्ट दिखा हमें। तो आई थिंक दिस ईयर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो करेंट ईयर है ये होगा ईयर ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स। अभी ये लास्ट ईयर की अंडर परफॉर्मेंस देख के लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, पार्टिसिपेशन भी बहुत लो है। पर पिछले 2-3 दिन में मैंने देखा जो वॉल्यूम्स वापस आ रहे हैं मिड और स्मॉल कैप्स में, वापस फिर से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है, स्पेशली उन कंपनीज का जिनका क्लियर एक ग्रोथ गाइडेंस है। तो मुझे लगता है कि ये साल जो है मिड और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे। मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे। कौन सी थीम आप बैक कर रहे हैं फिर मिड और स्मॉल कैप्स में? देखिए, एवरग्रीन थीम है। एक तो सबसे पहली वो है फार्मा की। मुझे लगता है कि हमारी काफ़ी कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया है, स्मॉल और मिड कैप्स में इनोवेशन पे फोकस किया है, और टैरिफ के प्रेशर को पूरा लेते हुए अपना खुद के फैसिलिटीज उन्होंने एक्वायर करी हैं यूएस में, जो टैरिफ से उनको थोड़ा प्रोटेक्शन भी दे रही हैं। सो आई थिंक फार्मा, मिड कैप, स्मॉल कैप, स्पेशली कंपनी जो सीडीएमओ पे फोकस्ड है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्पेस है जो मल्टी बैगर रिटर्न देगा यहाँ से। दूसरा है अनुज, ऑटो एंसिलरीज, जो मैंने देखा है हमने पिछले 6 महीने में इसमें काफ़ी रिसर्च किया है स्पेस में, और देखा है कि काफ़ी कंपनीज हैं जो अब एक ग्लोबल लेवल के सप्लायर्स बन रहे हैं। जो लोकल मार्केट है वो इनको वॉल्यूम्स देता है प्रॉफिटेबल बनने का, पर जो इनकी अब ग्रोथ और वेरी प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो अब आ रही है, वो आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से, स्पेशली यूरोप से और इवन यूएस से, डिस्पाइट द टैरिफ प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक ऑटो एंसिलरीज जो है, जहां पे इनोवेशन क्लियरली विजिबल है पिछले साल भर से, वो कंपनीज मुझे लगता है कि अच्छा करेंगी। तीसरा जो है, एक सबसे बड़ी थीम जो अब प्ले आउट हो रही है, अभी रिसेंट डेटा भी देखा हमने पिछले 2-3 दिन में, वो है स्मॉल बैंक्स एंड एनबीएफसीज की। मुझे लगता है बहुत क्रेडिट साइकिल जो बुरी थी पिछले 2 साल से, उसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके अब एक रिकवरी की जोन में जा रहे हैं। तो आप जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसीज को देखेंगे, मुझे लगता है एक्यूमुलेशन का फेज ऊपर उनका ओवर हो गया है, और अब यहां से वो आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज बैंक्स को, फॉर टू रीजंस। एक तो वैल्यूएशन काफी सस्ती है इनकी बॉटम ऑफ द साइकिल पे, और दूसरा ग्रोथ ट्रिगर्स इनमें सारे हैं अभी। तो ये एक तीसरा स्पेस है जहां पे मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। ओके। अभय जी का आज जो फ्रेम है, अभय जी ये फ्रेम आपने खुद बनाया है क्या किसी ने बनाया था? नहीं, मेरे पीछे एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है, हाँ। पर मैंने समझदारी है कि हाँ। मैंने वो पेंटिंग खरीदी है तो मैं कल अपनी बेटी को पढ़ा रहा था तो उसमें एक कविता थी, नहीं कविता नहीं थी, मतलब एक कहानी थी कि रंगों की लड़ाई, सारे रंग आपस में लड़ रहे थे, कुछ जी। ऐसे ही आप देखिए नज़ारा जो है वो पीछे है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक मार्केट्स ये अभी इस वक्त जितने भी आपका ईएमएस सेगमेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। मैं तो खैर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्या शॉर्टिंग है। केन्स को देखिए आप, डिक्सन को देखिए, डिक्सन मल्टी ईयर लो। अबे जी जिसने पैसा कमाया, पैसा छूटता हो जब जाता है ना, बड़ा बुरा लगता है। मैं आप देखिए डिक्सन कहाँ 18 का अब 11 हो गया और अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है। ईएमएस सेगमेंट में भले ही आपके मैं अभी आपका पीएमएस लॉगिन कर रहा था, हो नहीं पाया वो, मैं देख रहा था स्टॉक्स लेकिन देख नहीं पाया। आप लोगों ने क्या अप्रोच रखी है अगर आप थे इसमें कमिटेड पीएमएस में, ये ईएमएस सेगमेंट में? तो पीएमएस सेगमेंट, ईएमएस सेगमेंट डेफिनेटली हमारी एक बड़ी बेट रही है और बहुत प्रॉफिटेबल बेट रही है हमारे लिए। क्योंकि वीरेंद्र, इसमें आप अभी का पेन देख रहे हैं, पर जो लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टर उसमें रहा है, उसके लिए नफे में अभी थोड़ा नुकसान है, मैं कह सकता हूं। अभी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स हैं, एम्बर और सिरमा एसजीएस। पर मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं कुछ कंपनीज में, जहां पे वैल्यूएशन की करेक्शन है, एक अगेन
मार्केट आपको एक फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स एट रीजनेबल प्राइस ऐड करें। सी क्या होता है कि अच्छी कंपनीज भी जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए कई बार अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बन पाती हैं, क्योंकि मार्केट उन्हें ओवर प्राइस कर देता है। और उससे क्या होता है कि आप अगले 3-4 साल की जो ग्रोथ है उसमें ऑलरेडी पे कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस पे। तो जो जिन प्राइसेस का आपने अभी उदाहरण दिया कंपनीज का और उनके प्राइसेस का टॉप प्राइसेस पे, वो डेफिनेटली महंगे थे। और फिर अब जब मार्केट का उनसे नुकसान देखा तो फिर प्राइसेस करेक्शन मोड में है अभी। पर मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी थीम है और मल्टी बैगर थीम है, मल्टी ईयर थीम है कि इसमें इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म करेक्शन से, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट टर्म न्यूज बेस्ड करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि रेगुलरली एलोकेट करते रहना चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक अ सिप। क्योंकि यही जो कंपनीज हैं जो अभी हैं 5, 7, 8 हजार करोड़, 25 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज हैं, मुझे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मल्टी बैगर्स बनेंगे अगले 3-4 साल में। कि मीनवाइल एक बार आईईएक्स लेकर आइए। अब आईईएक्स में लग चुका है अपर सर्किट, 10% का सर्किट लग चुका है। और जब सीएनबीसी आवाज़ ने ये सबसे पहले ये न्यूज़ आपको बताई थी कि वहाँ पर सीआरसी के लॉयर ने हिंट दिया है, ध्यान देखिएगा, हिंट दिया है, बार बार ये बात हुई है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन हिंट दिया है कि हम ये केस शायद वापस ले सकते हैं, हमें सीआरसी से इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो हो गया तो मेरे ख्याल से वहाँ से आईईएक्स की कॉल्स ट्रिपल हुई हैं श्रेया। इस लेवल पर हमने वो स्पॉटिंग की और जो बात की। और देखिए उससे पहले आपको याद होगा वोडाफोन आइडिया वाला मामले में भी सबसे पहले हम ही ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अगर आपको इस तरीके की जो एकदम सेंसिटिव वाले जो मामले हैं उसको सही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको सीएनबीसी आवाज़ के साथ ही जुड़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है, अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है। और अगर ये ऑर्डर वाकई में वापस लिया जाता है, अगर वाकई वापस लिया जाता है, तो अब पता नहीं मुझे आईईएक्स वापस 211 तक जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन एक बार के लिए तो एटलीस्ट जितनी इसकी पिटाई हुई थी उसका आधा तो शायद रिक्लेम कर लेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल 10% का सर्किट है। अभी इस मामले की सुनवाई जो शुक्रवार तक टली है, और अभी की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि सीआरसी के जो लॉयर हैं उन्होंने हिंट दिया है कि हम ये ऑर्डर ही वापस लेने को तैयार हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। चलिए, उसका रिएक्शन बिल्कुल आईईएक्स पर 10% ऊपर, अब शानदार शार्प मूव। हालांकि एसएमजी को जोड़ेंगे इस पूरी खबर पर और उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या, क्या बातचीत हुई, इस पे को जोड़ेंगे। लेकिन अभय अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। और सर, ये ट्रेंड में क्या हुआ आज? Q3 अपडेट इतने खराब थे कि एकदम लोअर सर्किट लगा गया, और आपका व्यू क्या है इस पर फिलहाल? क्योंकि काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं और फंसे हुए हैं। श्रेया, ये एक सेक्टर है जिसको हम ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, क्योंकि बिग बॉक्स, स्मॉल बॉक्स जो रिटेल है, वो एक सेक्टर है जिसमें हमने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है कि जो ई कॉमर्स का इमर्जिंग थ्रेट है, उसके सामने जो करंट इनकी वैल्यूएशंस हैं वो बहुत हाई है। और एक और उदाहरण है, जैसे वीरेंद्र भी बात कर रहे थे ईएमएस कंपनीज का, ये एक और उदाहरण है कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ग्रोथ है, पर मार्केट उसको इतना ओवर प्राइस कर देता है कि थोड़ी भी बैड न्यूज़ पे आप एक सीवियर करेक्शन देखते हैं। तो अगर जो इन्वेस्टर्स की आप बात कर रहे हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, अगर उन्हें कन्विक्शन है इसमें कि ठीक है, हमको मालूम है हमने क्यों ये लिया है, तो मैं कहूँगा कि उनको होल्ड करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ बेस्ड प्राइस करेक्शन निकल जाए तो फिर आप हर समय चेज ही करते रहेंगे मार्केट को, कभी कन्विक्शन नहीं बना पाएंगे। हाँ, अबे जी, मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहूँगा। जरा मैं हल्का सा, अगर आप देखें, वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। असीम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरी हियरिंग में थे। असीम, 2-3 जो क्रिटिकल फैक्ट्स थे, मैं अभी प्राइस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इस हियरिंग में आपको क्या सेंस हुआ? आई मीन, अभी भी पूरी की पूरी कहानी मझधार में थी, बट सीआरसी का आपको व्यू क्या नजर आया उसमें, जो उन्होंने पक्ष रखा आज कोर्ट में? देखिए, आईईएक्स के जो सीआरसी ने ऑर्डर दिया था उसको लेकर के आज एप्टल के अंदर सुनवाई हुई थी। सबसे पहले तो जो ट्राइब्यूनल है उसने एक बार फिर सीआरसी को फटकार लगाया, उनको कहा कि आप रेगुलेटर हैं, आपका काम रेगुलेशन बनाना है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन आपने जो ऑर्डर बनाया उसके बीच में बहुत सारे जो आपके कर्मचारी हैं उन्होंने पैसे बनाए, तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और हमारे पास भले ही इसको ऑर्डर को क्रैश करने की पावर ना हो, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि कार्रवाई
हो इस मामले में, और आगे भी ऐसे ही एक मिसाल पेश करेगी कि इसके मामले में पूरी तरह से कोई कार्रवाई हो। तो उस वक्त सीआरसी के जो वकील है उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको ऑर्डर को वापस लेने के ऊपर विचार कर रहे हैं। हालांकि उनको जो अधिकारी है उनको ऑफिशियली इसके ऊपर उनसे स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, उनसे इंस्ट्रक्शंस उनसे लेनी पड़ेंगी। तो उन्होंने फ्राइडे तक का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि फ्राइडे तक हम इसके बारे में मैं चीज ये जानना चाहूंगा कि क्या हम ऑर्डर वापस ले रहे हैं। असीम सीआरसी एक रेगुलेटर है। मैं ये कह रहा हूं कि पर्चा लीक हो गया और बात दूसरी है ना, पर अल्टीमेटली परीक्षा तो होनी है ना। मेरा सवाल ये है। जी सही कहा आपने। देखिए सवाल यह है, लेकिन उस काफी सारा उन्होंने कहा कि कई सारी इस ऑर्डर जो आईएक्स थी उसकी ये दलील थी कि बहुत सारी जो इसकी ऑर्डर की कंडीशंस थी उसको मेट नहीं किया गया, और जो इस ऑर्डर को पहले लीक कर दिया गया वो भी है। लेकिन इसमें सीआरसी ने कहा कि अभी हम रेगुलेशन बनाने के ऊपर भी विचार नहीं कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि हम जनवरी में इसको लेकर के कोई फाइनल गाइडलाइंस लेकर के आएंगे, लेकिन अभी तक कोई हम फाइनल गाइडलाइंस नहीं ले आए, और हम इस ऑर्डर को विड्रॉ करने के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस है वो उनके लॉयर फ्राइडे तक लेकर के कोर्ट के सामने बताएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस ऑर्डर को वापस ले रहे हैं तो हम फ्राइडे को ही इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ सीआरसी अपना जो मार्केट कपलिंग का 23/7/2025 में जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको वापस लेने पर विचार कर रही है। हालांकि जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके आधार पर जो एप्टल है वो आगे बढ़ेगा, और फ्राइडे तक ये दोबारा से इस मामले की दोबारा हेयरिंग होगी। तब जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने सीआरसी अपना पक्ष रखेगा। तो असीम, सबसे पहले तो आपने फिर से सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक की, लेकिन क्या ये मान के चलें कि अब अगले 2 दिन में, फ्राइडे बोला ना आपने, फ्राइडे को भी मामला क्लियर हो जाएगा वन वे और द अदर? देखिए फ्राइडे को ये मामला क्लियर हो जाएगा वन वे और अदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार इंस्ट्रक्शंस हमको आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, इसको वापस लेने के ऊपर जो हमने मार्केट कपलिंग का ऑर्डर दिया था। और ये 1 जनवरी से लागू होना था, अभी तक इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, ये लागू नहीं हुआ। और इसके जो रेगुलेशंस आने थे वो रेगुलेशंस भी अभी नहीं आए। कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने सीआरसी ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया साथ के साथ कि हम इसके ऊपर रेगुलेशन बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम इसको वापस ले लें। जो भी फाइनल इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फ्राइडे तक वो कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने कम्युनिकेट कर देंगे। चलिए, शुक्रिया असीम। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, और अब देखिए स्टॉक 13.5% ऊपर है। जब हमने इसको न्यूज़ ब्रेक की थी 3.5% था F&O का स्टॉक है इंटरडे में, तब 3.5% में आप जोड़ दीजिए 10%। उस तरीके के गेन्स आपको मिले होंगे अगर आपने सही टाइम पर एक्ट किया होता उस न्यूज़ को समझकर, जो सबसे पहले आपको CNBC आवाज़ ने दी थी। अब देखिए फ्राइडे को क्या होगा, ये एक अभी भी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है। और सच बताऊँ तो जो पिछली बार जब मैं हेयरिंग सुन रहा था ना, तो IEX के जो वकील थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मेरा एक्सपीरियंस सही है तो सीआरसी अपने आप ही ये ऑर्डर वापस ले लेगा। उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने बात कही थी कि सीआरसी अपने आप ही ये ऑर्डर वापस ले लेगा, क्योंकि अगर ये कोर्ट में गया मामला और वो इनसाइडर ट्रेडिंग वाली मामला पूरी तरीके से सामने आया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उन्होंने ये बात कही थी। और खैर एनीवे, अबे जी, आपके पोर्टफोलियो में है क्या IEX या कोई और एक्सचेंज स्टॉक? नहीं, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं जैसे CDSL और CAMS। IEX नहीं है। पर अगेन ये आपको फिर से दर्शाता है कि कोई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे से मैनेज्ड है, चल रही है, कस्टमर की नीड मीट कर रही है, तो रेगुलेटरी रिस्क उसमें हमेशा रहते हैं, पर वो लास्ट नहीं करते हैं। जैसे आज आपने IEX की बात करी, तो एक क्लासिक एग्जांपल है कि बिजनेस जो इतना मोनोपोलिस्टिक हो जाता है कि सरकार के लिए भी फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो अगेन बात वही आती है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक कुछ लिया हुआ है, वो ऊपर नहीं तो जाएगा न्यूज़ बेस्ड, पर कन्विक्शन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक्सचेंज स्टॉक्स मुझे लगता है कि सारे इस समय एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, और क्लियर रनवे है और कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप किसी का भी नाम ले लीजिए, MCX, BSE, ड्यूओपोली है या मोनोपोली है सब एक्सचेंजेस की। सो आई थिंक अगर वैल्यूएशन फेवरेबल है जो IEX की तो डेफिनेटली है, तो आई थिंक इज अ गुड अपॉर्चुनिटीज। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। आपसे थोड़ी बात कम हो पाई आज, लेकिन अगली बार उसको भी